गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उपसह संयोजन यौगिकों से संबंधित संयोजकता आबंध सिद्धांत। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका जवाब आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखिए, उपसह संयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति की व्याख्या सबसे पहले वर्नर के द्वारा की गई। उपसह संयोजन यौगिकों में जो आबंध होते हैं, बॉन्डिंग जो होती है ना, वो किस प्रकार से होती है, इसकी व्याख्या सबसे पहले वर्नर के द्वारा की गई। लेकिन वर्नर सिद्धांत के द्वारा उपसह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ आधारभूत प्रश्नों की व्याख्या नहीं की जा सकी। जैसे, क्यों केवल कुछ ही तत्वों में उपसह संयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है? क्यों उपसह संयोजन यौगिकों में जो आबंध होते हैं उनमें दिशात्मक गुण पाए जाते हैं? क्यों उपसह संयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय और ध्रुवण घूर्णक गुण पाए जाते हैं? तो इन प्रश्नों की व्याख्या वर्नर सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। तो इसलिए उपसह संयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत और दिए गए, जिनमें एक सिद्धांत ये है संयोजकता आबंध सिद्धांत, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ये दो सिद्धांत है जिनका हमें अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त और भी सिद्धांत है, आणविक कक्षक सिद्धांत है, एक लिगेंड फील्ड थ्योरी है। तो हमें केवल दो सिद्धांत पढ़ने हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो, इस सिद्धांत से संबंधित कई सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना और इसकी अच्छे से तैयारी की तो आप उन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या है संयोजकता आबंध सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास लिगेंडों के दाता परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है उनमें से पहला मैंने आपको बताया कि जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ना, उसके पास खाली रिक्त ऑर्बिटल होते हैं जिनमें वो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने n-1d ns np ऑर्बिटलों, n-1d का मतलब बाह्य कोश से अंदर वाले कोश का d ऑर्बिटल, n-1d ns np ऑर्बिटलों, अथवा जो सबसे बाहर वाले कोश के n s np nd ऑर्बिटलों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है। देखो, ये इस सिद्धांत की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिगेंडों के प्रभाव में जो धातु परमाणु या आयन होता है वो अपने n-1d ns np ऑर्बिटलों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामितियों जैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतली आदि के समकक्ष ऑर्बिटल
उपलब्ध हो सके। देखो अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए, इसके लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए, इसके लिए और इसके लिए 4 संकरित ऑर्बिटलों की आवश्यकता होती है। तो जो धातु परमाणु या आयन होता है वो लिगेंडों के प्रभाव में अपने Sn-1 d Ns Np और इन ऑर्बिटलों का उपयोग संकरण के लिए वो कर सकता है, जिससे ये विभिन्न ज्यामितियों के समकक्ष ऑर्बिटल उपलब्ध हो सके। ये संकरित ऑर्बिटल उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जो इनके संकरण से जो ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं ना वो ये संकरित ऑर्बिटल उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधन के लिए इन्हें दान करते हैं। इसको हम निम्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखो, जो जिन उपसह संयोजन यौगिकों की उपसह संयोजन संख्या या कहीं समन्वय संख्या 4 होती है ना, उनमें 2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। समन्वय संख्या 4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 प्रकार का संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण और dsp2 संकरण। अगर sp3 संकरण है यौगिक में, तो जो संकरित कक्षकों की आकाशीय व्यवस्था होती है ना, वो चतुष्फलकीय होती है। और अगर dsp2 संकरण है तो यौगिक की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है ना, या कहें जो संकरित ऑर्बिटलों की ज्यामितीय व्यवस्था होती है या कहीं आकाशीय वितरण होता है ना, वो वर्ग समतली होता है। अगर उपसह संयोजन संख्या 5 है तो इनमें sp3d संकरण होता है ना, 5 संकरित ऑर्बिटल इससे प्राप्त होते हैं। और संकरित ऑर्बिटलों की जो व्यवस्था होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं उनमें 2 प्रकार का संकरण पाया जाता है, sp3d2। जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए 6 संकरित ऑर्बिटल चाहिए, जो sp3d2 संकरण से प्राप्त होते हैं। तो अष्टफलकीय यौगिकों में sp3d2 संकरण और d2sp3 संकरण पाया जाता है, और इनकी जो व्यवस्था होती है क्या, अष्टफलकीय होती है। जब धातु परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश के d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेकर संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो ऐसे संकर बाह्य ऑर्बिटल संकर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। अर्थात इनमें sp3d2 या sp3d संकरण होता है। और जब धातु परमाणु आयन के आंतरिक कोश के d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेकर के संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो ऐसे संकर आंतरिक ऑर्बिटल संकर कहलाते हैं। अर्थात इनमें d2sp3 या dsp2 संकरण होता है। अभी कुछ उदाहरण पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ जाएगी। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, एग्जाम में पूछा जाता है, बाह्य ऑर्बिटल संकर क्या होते हैं और जो आंतरिक ऑर्बिटल संकर क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो बाह्य ऑर्बिटल संकर क्या होते हैं, जब धातु परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश के d ऑर्बिटल, बाहर वाले सबसे बाहर वाले कोश के d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेकर के संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो ऐसे संकर कहलाते हैं बाह्य ऑर्बिटल संकर। और जब धातु परमाणु या आयन के आंतरिक कोश के, मतलब बाहर वाला कोश छोड़ करके अंदर वाले कोश के d ऑर्बिटल
संकरण में भाग लेकर के संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो संकर बनते हैं ऐसे संकर कहलाते हैं आंतरिक ऑर्बिटल संकर। और इनमें D2, देखो D पहले लिखा हुआ है ना, इनमें D बाद में लिखा हुआ है। तो ये आंतरिक ऑर्बिटल, क्योंकि एक बाहर वाला कोष छोड़ करके अंदर वाले कोष के D ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। तो इनमें D2sp3 या DsP2 संकरण होता है। और लिगेंड के प्रभाव में धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है। लिगेंड के प्रभाव में जो धातु आयन होते हैं ना, उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है। तो इस सिद्धांत से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई। संयोजकता आबंध सिद्धांत से संबंधित ये 2-3 बातें और हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि पहला पॉइंट ये है, जिस संकर आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, हमें पता वो अयुग्मित अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होते हैं। और वह संकर उच्च स्पिन संकर, उच्च स्पिन वाला कहलाता है। जिस संकर आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, वह संकर उच्च स्पिन वाला कहलाता है और यह होता है अनुचुंबकीय। और जिस संकर आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वह संकर प्रतिचुंबकीय होता है और निम्न स्पिन वाला कहलाता है। और ये चीज और थोड़ा ध्यान में रखो कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से ये समूह जुड़े हुए हैं तो आयन में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये उनका युग्मन कर देते हैं, उनका पेयर बना देते हैं ये। और ये समूह अगर केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़े हुए हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुलों के चुंबकीय व्यवहार से उनकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जाता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर कुछ यौगिकों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं। पहले लेते हैं कुछ अष्टफलकीय यौगिक। अष्टफलकीय यौगिकों के जो चुंबकीय मान होते हैं उनकी व्याख्या करते हैं। फिर लेंगे जो चतुष्फलकीय और वर्ग समतली यौगिक होते हैं उनकी ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर। देखो, इस सिद्धांत के आधार पर जो चुंबकीय गुण होते हैं या जो ज्यामिति होती है ना, उसकी व्याख्या संकरण के आधार पर करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो पहले लेते हैं अष्टफलकीय यौगिक। अष्टफलकीय यौगिक। देखो, जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं, अष्टफलकीय यौगिकों में अभी मैंने आपको बताया था इनमें 2 प्रकार का संकरण होता है। एक तो होता है sp3d2 संकरण और एक होता है इनमें d2sp3 संकरण। देखो, अष्टफलकीय यौगिक जो होते हैं ना, कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं जो धातु परमाणु आयन से जुड़े होते हैं। तो 6 लिगेंड होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो हमें 6 संकरित ऑर्बिटल चाहिए। तो वो 6 संकरित ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं sp3d2 संकरण से और d2sp3 संकरण से। वे अष्टफलकीय यौगिक जिनमें sp3d2 संकरण होता है ऐसे यौगिक कहलाते हैं बाह्य ऑर्बिटल संकर। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, बाह्य ऑर्बिटल संकर।
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जिन अष्टफलकीय यौगिकों में D2sp3 संकरण होता है उनको बोलते हैं आंतरिक ऑर्बिटल संकर। आंतरिक ऑर्बिटल संकर। और देखो, क्योंकि देखो इसमें डी पहले रखा हुआ है, यहाँ पे डी बाद में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ना संकरण में बाहर वाले कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार के संकरण से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ना उन्हें बोलते हैं आंतरिक ऑर्बिटल संकर। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ये उदाहरण है, एक उदाहरण इसका लेते हैं और एक उदाहरण लेते हैं इसका, ये, और इसके ऊपर होता है 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। और एक कॉम्प्लेक्स आयन ये लेते हैं CONH3 का होल 4, और इसके ऊपर होता है 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। और देखो ये जो आयन होता है ना, ये आयन अभी आप देखेंगे, ये आयन अनुचुंबकीय होता है। ये आयन क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। और ये आयन प्रतिचुंबकीय होता है। ये आयन क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। और देखो यहाँ पे ये 6 है, CONH3 का होल 6, क्योंकि अष्टफलकीय यौगिक है ना, ये अष्टफलकीय यौगिक है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि वे संकर अनुचुंबकीय है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है? इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो वे संकर आयन या वे संकुल जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वे होते हैं उच्च स्पिन संकुल, है ना, उन्हें कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और जिनमें इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इनको बोलते हैं निम्न स्पिन संकुल या निम्न स्पिन संकर। अब देखो, अब इनकी इस सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या करते हैं कि ये बाह्य ऑर्बिटल संकर है कि ये आंतरिक ऑर्बिटल संकर है। और ये अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ये अनुचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं, है ना। तो इसकी जो व्याख्या है ना, इस सिद्धांत के आधार पर चुंबकीय गुणों की व्याख्या और ज्यामिति की जो व्याख्या है ना, वो संकरण के आधार पर की जाती है। देखो, पहले चलो इसी का उदाहरण लेते हैं। ये ये आयन है CONH3 का होल 6, और इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आयन होता है, ये आयन प्रतिचुंबकीय होता है, और ये निम्न स्पिन वाला होता है, निम्न स्पिन। और ये चीज यहाँ लिखी हुई है, प्रतिचुंबकीय होता है निम्न। और ये आंतरिक ऑर्बिटल संकर है। ये क्या है? आंतरिक ऑर्बिटल संकर है। आंतरिक ऑर्बिटल संकर। देखो, अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। ये प्रतिचुंबकीय क्यों है, आंतरिक ऑर्बिटल संकर क्यों है, ये निम्न स्पिन वाला संकर क्यों है। देखो, हमें मालूम है जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है ना। तो कोबाल्ट
परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कोबाल्ट परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, लास्ट का लिख रहा हूं मैं, 3d7 27 होता है ना, 3d7 4s2 होता है ना। इससे पहले 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 है। अब देखो इसमें ये जो कोबाल्ट है ना, और देखो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और लगाओ, ये 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, इसमें 3 यूनिट का, देखो यहाँ भी ये 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। अब ये उदासीन लिगेंड है, तो ये जो 3 यूनिट का लिगेटिंग पॉजिटिव चार्ज है वो इस कोबाल्ट के ऊपर है। तो जो कोबाल्ट +3 आयन है इसके कक्षक बनाते हैं, इसके कक्षक ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो 3d बनाएंगे, 1 2 d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। ये हो गए 3d, और ये 4s, और 4s इसमें खाली, ये 4p है ना, और d भी ऑर्बिटल होते हैं इसमें, खाली d ऑर्बिटल भी होते हैं, 1 2 3 4, ये खाली इसमें d ऑर्बिटल भी होते हैं। अब इस आयन में इलेक्ट्रॉन भरो, देखो परमाणु का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है। अब ये जो आयन है इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाले कोष में से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यानी कि डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3, ये इस प्रकार से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन का जो विन्यास होता है वो ये होता है। अब लिगेंड की उपस्थिति में ये जो कोबाल्ट आयन है ना, ये उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, और उत्तेजित अवस्था में देखो ये जो अमोनिया अणु है ना, अमोनिया इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, पेयरिंग होती है लिगैंड की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ गया। अब देखो दो डी ऑर्बिटल खाली हो गए, है ना, और ये 4s और ये 4p, 4s 4p। अब इसमें देखो डी ऑर्बिटल खाली हो गए, तो इसमें अब D2sp3 संकरण होता है। इसमें कौन सा संकरण होगा, इसमें होगा D2sp3 संकरण, 2 डी ऑर्बिटल। और देखो ये आंतरिक ऑर्बिटल संकर है, क्योंकि इसमें अंदर वाले कोष के, बाहर वाला कोष तो ये है 4s 4p, चौथा कोष है, इससे अंदर वाले कोष के डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले युग्मित होते हैं, तो जिससे 2 डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, तो sp3d2 संकरण होता है। और यहाँ लिखो कोबाल्ट आयन के D2sp3 संकृत ऑर्बिटल, संकृत ऑर्बिटल, है ना। तो 3 ऑर्बिटल तो ये बनाइए, 3 ऑर्बिटल तो ये हो गए जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। और ये कितने संकृत ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, 6, है ना।
2D 1S और 3P, 3 4 5 6 प्राप्त होते हैं। अब ये जो 6 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं ना, ये 6 संकरित ऑर्बिटल अमोनिया जो लिगेंड इससे जुड़ा हुआ है, इससे ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करते हैं। तो इनको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे आप कोबाल्ट NH3 का होल 6 और इसके ऊपर 3 यूनिट का ये पॉजिटिव चार्ज आयन। तो ये तीन ऑर्बिटल जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और जो देखो लिगेंड होता है ना, लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही प्रदान करता है ना। ये मान लीजिए ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म कहां से प्राप्त होते हैं? अमोनिया के 6 अणुओं से। 6 इलेक्ट्रॉन युग्म 6 अमोनिया अणुओं से प्राप्त, अणु से प्राप्त, है ना। अब देखो ये जो आयन बनता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, ये है ना, हेक्सामीन कोबाल्ट आयन। और देखो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित दिखाई दे रहे। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। और प्रतिचुंबकीय है तो जो इसकी स्पिन होती है ये निम्न स्पिन वाला संकर होता है ना। ये निम्न स्पिन वाला संकर है और ये एक आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आंतरिक ऑर्बिटल संकर आयन है। तो देखो संकरण के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। देखो ये तो प्रयोग द्वारा पता है कि ये प्रतिचुंबकीय होता है। अब ये प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, इसकी व्याख्या जो है ना संकरण के आधार पर की जाती है कि इसमें ये D2sp3 संकरण होता है। जब इसको हम इस प्रकार से संकरण दिखाते हैं ना, तो ही इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इसी वजह से ये प्रतिचुंबकीय होता है और ये एक आंतरिक ऑर्बिटल संकर है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। और देखो कुछ जो लिगेंड मैंने आपको बताई ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अष्टफलकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, है ना। जैसे NO2 समूह, साइनाइड समूह, CO समूह, ऑक्सलेट समूह, है ना। ये अमोनिया अणु ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देते हैं ये कुछ अणु, कुछ लिगेंड। और कुछ आयन ऐसे होते हैं या अणु भी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। वो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड और जल का अणु, हाइड्रोक्साइड आयन, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। देखो यहां से ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। अब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो लिगेंड से जो लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन युग्म ही देता है ना। अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होना आयन का वो यहां पर डिपेंड करता है कि उसके डी ऑर्बिटलों में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय होगा और है तो प्रतिचुंबकीय होगा। अब देखते हैं ये आयन COF6 हेक्साफ्लोरिडो और ये आयन है वो COF6। ये आयन क्या होता है? ये आयन होता है, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, इसे यहां से देखो
ये आयन क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, और ये बाह्य ऑर्बिटल संकर होता है। अभी समझ में आएगा क्या क्यों होता है, कैसे होता है। अनुचुंबकीय होता है और इसके चुंबकीय गुण का मान ज्यादा होता है, इसलिए ये उच्च स्पिन संकुल है, या कहीं उच्च स्पिन संकर आयन है। तो ये हो गया, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। अब इसमें जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट के ऊपर, इस पर ये 3 यूनिट निगेटिव चार्ज लगाओ। कोबाल्ट के ऊपर इसमें, इस संकुल में कोबाल्ट इसी रूप में है, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इससे ये 6 यूनिट का निगेटिव चार्ज जुड़ रहा ना, तो इस वजह से कुल मिलाकर के इस आयन पर 3 यूनिट का निगेटिव चार्ज शेष बचता है। तो हाँ, तो इस आयन के ऊपर ये 3 यूनिट का निगेटिव चार्ज, तो इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। जो ये फ्लोराइड आयन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करने में सक्षम नहीं है। अब लिगेंड की उपस्थिति में तो ये ऐसे ही रहते हैं, ये इसी प्रकार से रहते हैं। अब लिगेंड की उपस्थिति में अब क्या होगा, इसमें sp3, अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, अब हमें तो 6 संकरित ऑर्बिटल चाहिए भाई। अब वो 6 संकरित ऑर्बिटल, अब ये तो संकरण में भाग नहीं लेंगे, ये बाहर वाले संकरण में भाग लेते हैं, और एक तो यहां से लेना पड़ेगा sp3d2, है ना। डी में से भी हमें 2 ऑर्बिटल चाहिए, 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें अब इसमें होता है ये sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। तो इस प्रकार से ये संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ये इसको 5 ऑर्बिटल इसको ऐसे ही बनाइए, है ना, इसको 500 को ऐसे ही बनाइए। इसमें इलेक्ट्रॉन, एक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। और कितने संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे हम, ये 6 संकरित ऑर्बिटल इसमें बनाएंगे। तो ये संकरित ऑर्बिटल बन गए, है ना। कोबाल्ट आयन के sp3d2 संकरित कक्षक कहो या ऑर्बिटल कहो, है ना। अब ये जो फ्लोराइड आयन है, ये इसको 6 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। अब इस आयन में COF6, इसके ऊपर 3 यूनिट का निगेटिव चार्ज, है ना। तो ये चलो इसे ब्लैक से ही बनाते हैं। देखो ये 2 3, ये इसके इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे ही भरिए, है ना। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटलों में, और ये जो 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बने, है ना, इनमें ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। कहां से ग्रहण करते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो फ्लोराइड आयन होते हैं ना, जो फ्लोराइड आयन होते हैं, फ्लोराइड आयन से प्राप्त होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, 6 फ्लोराइड आयनों से प्राप्त। अब देखो, अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन युग्म अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। जब संकरण होता है ना,
संकरण होता है वहीं से ही पता लग जाना चाहिए कि भाई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। अब क्योंकि देखो ये एक बाह्य ऑर्बिटल संकर है, बाह्य ऑर्बिटल संकर है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं। बाह्य कोश, देखो ये तो तीसरा कोश है 3D, तीसरे कोश के डी ऑर्बिटल, ये बाहर वाला कोश है, ये बाहर वाले कोश के ये 4D ऑर्बिटल है ना। तो बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं संकरण में। तो ऐसे संकर, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं कहलाते हैं क्या? बाह्य ऑर्बिटल संकर। उन्हें कहते हैं बाह्य ऑर्बिटल संकर। तो ये क्या है? ये एक बाह्य ऑर्बिटल संकर है। और देखो यहां से देखो इसको, ये क्या हुआ? क्योंकि संकरण में बाहर वाले डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो ये क्या है? बाह्य ऑर्बिटल संकर है। और ये अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। और ये उच्च स्पिन संकुल है क्योंकि इसका जो अनुचुंबकीय होता है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना वो ज्यादा होता है। तो ये एक उच्च स्पिन संकुल है। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताए जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं। इनके हमने इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या की, संकरण के आधार पर करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, इस सिद्धांत के आधार पर जो चुंबकीय गुण होते हैं, जो ज्यामिति व्यवस्था होती है यौगिक की, उसकी व्याख्या संकरण के द्वारा की जाती है। अब संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले कुछ यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या और उनकी ज्यामिति की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर करते हैं। देखो उपसहसंयोजन संख्या 4, उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में 2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। इनमें कितने प्रकार का संकरण पाया जाता है? 2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। एक sp3 संकरण और एक पाया जाता है dsp2 संकरण। अगर sp3 संकरण होता है तो यौगिक की जो ज्यामिति होती है वो होती है चतुष्फलकीय। यौगिक की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होती है। और अगर यौगिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में dsp2 संकरण होता है तो उसकी जो ज्यामिति होती है वो वर्ग समतली होती है, वर्ग समतली होती है। इसके कुछ उदाहरण, जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे ये आयन है NiCl4 और इसके ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही ये यौगिक होता है टेट्रा कार्बोनिल निकिल ये। और देखो ये जो आयन होता है ना ये अनुचुंबकीय होता है, ये आयन होता है पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होता है। और ये जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल जो यौगिक होता है इसका होल 4, ये यौगिक होता है प्रतिचुंबकीय। ये यौगिक क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय डाइमैग्नेटिक होता है। अब इसको देखते हैं, इसका उदाहरण एक वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका NiCN का होल 4 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज टेट्रासाइनिडो निकलेट। और ये यौगिक होता है, ये भी प्रतिचुंबकीय होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो देखो अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक में
अगर sp3 संकरण है तो sp3 संकरण जब होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और अगर उसमें dsp2 संकरण होता है तो उसकी जो ज्यामिति होती है ना वर्ग समतली होती है। वर्ग समतली ज्यामिति कैसी होती है? वर्ग समतली ज्यामिति ऐसी होती है कि एक वर्ग के चार कोनों पर बीच में होता है मेटल, है ना, मेटल एटम और आयन होता है, और जो लिगेंड होते हैं ना वो एक ही तल में वर्ग के, जैसे मान लो इसको अगर आप वर्ग समझे, है ना, तो चारों लिगेंड एक ही तल में होते हैं, मतलब एक लिगेंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना, इस तरीके से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, है ना। तो ये होती है वर्ग समतली ज्यामिति, है ना। ये लिगेंड वर्ग के चार कोनों पर और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय ज्यामिति में जो चार लिगेंड होते हैं ना वो एक ही तल में नहीं होते, चार लिगेंड एक ही तल में नहीं होते। इस प्रकार की आकृति होती है चतुष्फलकीय आकृति, ऐसे कहते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। इसमें जो लिगेंड होते हैं ना उनके बीच में 109.5 डिग्री का एंगल होता है। तो वर्ग समतली और चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इस सिद्धांत के आधार पर इन यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं, चुंबकीय गुणों की व्याख्या और इनकी ज्यामिति की व्याख्या करते हैं। देखो, जो यौगिकों के जो चुंबकीय गुण होते हैं ना इनको प्रयोग के द्वारा निकालते हैं, है ना, प्रयोग द्वारा निकालते हैं। वो चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है ना, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, और फिर इस सिद्धांत के आधार पर संकरण के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं कि क्यों यौगिक अनुचुंबकीय है और या वो प्रतिचुंबकीय है। जैसे पहले ये उदाहरण देखते हैं, NiCl का होल 4 और इसके ऊपर होता है 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, टेट्राक्लोरिडो निकलेट। ये जो आयन होता है ये प्रयोग द्वारा पता है कि ये आयन जो होता है ना ये आयन अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसकी व्याख्या हम संकरण के आधार पर करते हैं, इस सिद्धांत के आधार पर। देखो, जो निकिल परमाणु होता है, निकिल परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना Ni परमाणु का, निकिल परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d8 4s2। बाहर वाले कोष का लिख दिया मैंने केवल, है ना, 1s2 2s2 3s2 3p6 3d8 4s2 इस तरीके से होता है। तो बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 3d8 4s2। अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इस आयन के ऊपर कितना आवेश है। देखो, इससे 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है तो इसका, और इस आयन पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, आयन पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इस आयन के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो इस आयन में ये निकिल जो है ना इस रूप में है, इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है ना, N इस तरीके से समझ लीजिए। तो आयन का विन्यास क्या होगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो विन्यास क्या होगा 3d8 4s0। इसके बाहर वाले कोष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, आयन बन रहा ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं।
अब इसके कक्षक बनाते हैं। निकिल आयन के कक्षक देखो, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल ये हो गए। और एक एस बनाओ और 3 पी बनाओ, 3 पी, ये 3d, ये 4s, ये 4p। अब देखो आयन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरिए, 3 4 5 6 7 8। अब देखो, अब इस आयन के हमने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो, अब प्रयोग द्वारा ये पता है कि ये अनुचुंबकीय होता है ना। तो अब देखो, अब इसमें अनुचुंबकीय कौन पदार्थ होते हैं अनुचुंबकीय, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब इस आयन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये अनुचुंबकीय होता है। तो हमको तो चाहिए 4 संकरित ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि इससे ये 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं ना, 4 शेल जुड़ रहे हैं, तो 4 संकरित ऑर्बिटल हमें चाहिए। वो 4 संकरित ऑर्बिटल फिर कैसे बनेंगे, एक s और 3 p ऑर्बिटलों के संकरण से प्राप्त होंगे। तो इसमें अब ये sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। तो sp3 संकरण होने से ये 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बन गए, है ना। अब ये जो 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं ना, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ये Cl आयनों से प्राप्त करते हैं। अब ये एनाइन Cl का 4 2 यूनिट नेगेटिव 4। अब देखो, ये 3d बनाओ, 3d, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन भरिए इसी प्रकार से 4 5 6 7 8, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो 4 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं ना, 4 बनते हैं ना, 3 5 बना दिए मैंने, 4 बनते हैं, तो ये 4 बनते हैं। अब इनमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को मैं रेड से बना रहा हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म कहां से ग्रहण करते हैं, 4 Cl से, है ना, 4 क्लोराइड आयनों से 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से देखो, तो इस प्रकार से ये आयन बनता है ना। और क्योंकि इसमें sp3 संकरण होता है, तो इस वजह से इस आयन की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, इसकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, है ना। आकृति कैसी होती है इसकी, चतुष्फलकीय आकृति होती है, और ये अनुचुंबकीय, ये आयन अनुचुंबकीय होता है। अब देखते हैं, अब क्योंकि इसमें sp3 संकरण होता है ना, तो इसलिए इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब देखते हैं, ये जो टेट्रा कार्बोनिल निकिल होता है ना, ये प्रतिचुंबकीय होता है। ये टेट्रा कार्बोनिल CO का होल 4, ये यौगिक जो होता है ना, ये यौगिक टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये होता है प्रतिचुंबकीय, ये यौगिक होता है प्रतिचुंबकीय। अब देखो, इसमें ये 4 कार्बोनिल समूह जुड़ रहे हैं, 4 कार्बोनिल समूह जुड़ रहे हैं, तो हमें 4 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त करने हैं। तो वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, देखो,
इसमें ये उदासीन समूह है, ये उदासीन समूह है, और उदासीन समूह है तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, निकिल के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, और ये जो यौगिक होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है। ये प्रयोग द्वारा पता है, देखो मतलब प्रयोग के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये पता है कि ये प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है, और इस थ्योरी के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो संकरण के आधार पर करते हैं। देखो निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है। अब इसमें ये परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है ना, ये होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो गया। अच्छा अब देखो, अब ये होता है प्रतिचुंबकीय। अब देखो प्रतिचुंबकीय ये कैसे होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। अब हमें तो ये देखना ना कि भाई प्रतिचुंबकीय करने के लिए इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है, प्रतिचुंबकीय है तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो जब ये इसके साथ में अभिक्रिया करता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाएगा, एक ऑर्बिटल खाली होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड की उपस्थिति में जो है ना, जो डी कक्षक है, डी कक्षकों में पहुंच जाएंगे इस प्रकार से। अब देखो, अब ये 4s खाली हो गया, ये 4s खाली हो गया, 4p हमारा खाली है, 4s खाली है, 4p हमारा खाली है ना। ये युग्मित कैसे हुए, लिगेंड के प्रभाव से, है ना, लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में। लिगेंड क्या है, ये कार्बोनिल है। अब इसमें ये sp3 संकरण होता है। देखो क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय है, प्रयोग द्वारा ये पता है कि ये तो प्रतिचुंबकीय है, तो इनको युग्मित करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्रतिचुंबकीय है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और 4 संकृत ऑर्बिटल हमें प्राप्त करने हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे, तो एक s खाली हो जाएगा, ये 4s खाली हो जाएगा, और 4p हमारे पास में है, तो इसमें sp3 संकरण है। तो फिर ये हमें कितने संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, ये 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल, संकरित कक्षक। ओके, अब देखो 4 लिगेंड इससे जुड़ने हैं, तो ये 4 लिगेंड जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जो इन डी और ये जो संकरित कक्षक बने इनमें भरते हैं। तो अब इस पूरे यौगिक को दिखाइए, CO का होल 4, ठीक है ना। अब ये डी कक्षक बनाओ, ये 5 डी कक्षक, और ये 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल। अब इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। और ये जो 4 संकरित ऑर्बिटल बने, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ से आते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ये जो कार्बोनिल समूह है, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से प्राप्त होते हैं, है ना, CO ये देते हैं। तो देखो क्योंकि इस यौगिक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से ये जो यौगिक होता है ना, ये प्रतिचुंबकीय होता है। देखो यौगिक अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, इसका पता तो हमें पहले से है, प्रयोग से पता है ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। अब हम उसकी व्याख्या संकरण के आधार पर करते हैं कि वो प्रतिचुंबकीय कैसे हो सकता है, अनुचुंबकीय वो
क्यों है? अब क्योंकि sp3 संकरण है तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। अब देखते हैं ये इस यौगिक को देखते हैं, टेट्रासाइनिडो निकलेट। ये जो आयन होता है, अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। NiCN का होल 4, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये जो आयन होता है, ये आयन हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। प्रयोग से पता है कि ये प्रतिचुंबकीय आयन है। इसमें प्रतिचुंबकीय का मतलब इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अब इसकी व्याख्या जो है इस सिद्धांत के आधार पर संकरण के द्वारा करते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है। निकिल परमाणु का ये होता है, निकिल परमाणु का ये होता है। इसमें निकिल आयन के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। तो निकिल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए क्योंकि इस पर 2 यूनिट का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d8 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s0, मतलब s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता इस आयन में। अब इसके कक्षक बनाओ, निकेल आयन के कक्षक, इसके ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। ये d ऑर्बिटल बनाओ, d ऑर्बिटल में 5 जो d कक्षक होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। और ये 3d है, 4s भी बनाओ, 3d 4s भी बनाओ, 4p भी बनाओ, 4s 4p। अब देखो इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 8 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, 5 भर गए, फिर 6वां 7वां 8वां, ठीक है। तो इस निकिल आयन ये जो बना, इसका जो विन्यास होता है वो इस प्रकार से होता है। इस आयन में d जो ऑर्बिटल होते हैं ना, इनमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो क्योंकि प्रयोग द्वारा ये पता है कि ये प्रतिचुंबकीय है। अब ये प्रतिचुंबकीय कैसे होगा? अब प्रतिचुंबकीय तो ये तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, युग्मित हो जाए, तब प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये जो लिगेंड है, साइनाइड आयन है, इसकी उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो इस प्रकार से ये होगा साइनाइड आयनों की उपस्थिति में। तो एक d ऑर्बिटल ये खाली हो गया, है ना। एक 4s, ये क्या है? ये 3d है, ये 4s है, और ये 4p है। अब ये है आयनों की उपस्थिति में, ये जो साइनाइड आयन है ना, आयनों की उपस्थिति में आयनों की उपस्थिति में ये है। अब क्योंकि एक खाली d ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल खाली हो गया, तो अब इसमें हमें तो 4 वो चाहिए ना, 4 संकरित ऑर्बिटल चाहिए। तो अब इसमें एक dsp2 संकरण होता है। 4 संकरित ऑर्बिटल कैसे मिलेंगे? एक यहां से यूज हो जाए 3d का, एक 4s का, 2p के। तो यानी कि अगर संकरण होगा ये dsp2, तो हमें 4 dsp2, तो हमको 4 संकरित ऑर्बिटल ये प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ये 4 dsp2 संकरित ऑर्बिटल ये प्राप्त हो गए, है ना। अब इस यौगिक को पूरे को लिखो, NiCN का होल 4, इसके ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इनको 3d को लिखिए, 3d के इलेक्ट्रॉनों को
1 2 3 4 5 मैंने 2 यहाँ संकरण कर लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, ये इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें। अब इसमें ये जो संकरित ऑर्बिटल खाली हुए, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन युग्म कहां से ग्रहण करते हैं? ये 4 साइनाइड आयनों से, है ना। एक CN यहां पर है, एक CN ये है, ठीक है ना, एक CN ये, एक CN ये। तो अब हम देखते हैं कि इस यौगिक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से ये यौगिक जो है ना, ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो प्रयोग के द्वारा तो हम चुंबकीय गुणों का पता करते हैं कि यौगिक अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, और फिर इस सिद्धांत के द्वारा संकरण के आधार पर उसकी व्याख्या कर देते हैं। अब देखिए, ये कुछ आयन दिए हुए हैं, इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या आपको अब खुद करनी है। अब आपको आ जाना चाहिए कि जब संकरण हमारा, ये तो हमारे सब अष्टफलकीय यौगिक है, तो sp3d2 संकरण कब होता है, d2sp3 संकरण कब होता है? sp3d2 संकरण से जो अष्टफलकीय यौगिक हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो sp3d2 संकरण होता है ना, उससे जो संकर बनता है उसे बाह्य ऑर्बिटल संकर कहते हैं। और जो d2sp3 संकरण जब होता है तो आंतरिक ऑर्बिटल संकुल बनता है। तो अब ये जो आयन है ना, इन आयनों को देख करके ही आपको इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करनी है। अब देखो ये है, इसमें हमें पता भाई ये तो फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का ये युग्मन नहीं करता, तो इसका मतलब भाई इसमें तो sp3d2 संकरण होता है। और ये क्या होगा? ये एक बाह्य ऑर्बिटल संकर है, और इनमें ये साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है, ऑक्सीलेट समूह जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, तो जिससे d2sp3 संकरण होता है। और ये जिनमें अंदर वाले कोष के d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं ना, वो संकर क्या होते हैं? आंतरिक ऑर्बिटल संकुल या संकर होते हैं। अब देखो इसमें Cl जुड़ा हुआ है, ये F जुड़ा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते ये समूह, तो ये इनमें कौन सा संकरण होता है? sp3d2 संकरण होता है। बाह्य कोष के d ऑर्बिटल भाग लेते हैं संकरण में, तो ये सब क्या है? बाह्य ऑर्बिटल संकुल है। तो अब ये चीजें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।